तादाद-ओ-शुमार देखें बहुत खौफनाक हैं। तकरीबन सालाना 4 लाख अमवात जो हैं वो दिल की बीमारियों की वजह से हो रही हैं। ये हमारे सिस्टम या हेल्थ सिस्टम की नाकामी है या हमारी अपनी लापरवाहियों का नतीजा है? देखें, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया इतने अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने जिस तरह स्टैट्स बताई ये अलार्मिंग है। ये हमारे पाकिस्तान में तो और ज़्यादा अलार्मिंग है। ये बाहर के स्टैट्स इस तरह नहीं हैं जिस तरह हमारे हैं। एज़ आई एम वर्किंग एज़ डायरेक्टर इमरजेंसी इन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, तो हम वो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जो एज लिमिट थी पहले 50 इयर्स और 60 इयर्स एंड अबव, उनको कहा जाता था कि ये इनको हार्ट अटैक हो सकता है। अब वो एज लिमिट रिड्यूस होके 20 से 25 साल तक आ गई है। जी, ऐसे ही है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमारे लाइफस्टाइल्स हैं, हमारा स्मोकिंग है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी इनएक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें कि हमारा जेनेटिक मेकअप है। तो वो जो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होके उसकी वजह से ये एज लिमिट कम हो गई है हमारे पाकिस्तान में। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम डिस्कस भी कर रहे थे, ये ईएफ रेशो क्या होता है, इसको भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर दिल पंप ठीक कर रहा है, दिल की पंपिंग नॉर्मल है, तो बस दिल जी बहुत हेल्दी है। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि ईएफ रेशो क्या होनी चाहिए, हर इंसान को कैसे पता चल सकती है? देखें, इजेक्शन फ्रैक्शन, इसको मैं अगर आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि इजेक्शन फ्रैक्शन एक दिल की पंपिंग पावर है। जो दिल एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड जिस्म में पंप कर सकता है, उसकी जो रेशो होती है उसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 50% एंड अबव इज़ नॉर्मल। एनीथिंग बिलो ये एबनॉर्मल होती है। ओके। हम यूजुअली फॉलो करते हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस। उन्होंने इसको इजेक्शन फ्रैक्शन की बेस पे जो हार्ट फेलियर है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक वो है जब इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम हो जाए तो उसको कहते हैं कि हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। एक है कि अगर इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल भी है, 50% एंड अबव है, उसकी वजह से भी, लेकिन उसके बावजूद भी सिम्टम्स हार्ट फेलियर के आ रहे होते हैं, उसको एक नाम दिया गया है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। एक दरमियान वाली कैटेगरी है जो 40 से 50% के दरमियान में है, जिसको कहते हैं हार्ट फेलियर विद माइल्डली रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। तो हर इजेक्शन फ्रैक्शन के साथ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं, उसके हिसाब से ये लिया जाता है। ईसीजी नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि हार्ट अटैक नहीं है, उसके आगे बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं। सही, वरना नॉर्मली यही समझा जाता है कि ईसीजी कुछ भी होता है, लाइक पेन भी अगर फील हुई है, या लोगों को एंजाइटी में भी अक्सर हम देखते हैं कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, जाते हैं ईसीजी करवाते हैं और वो कहते हैं यू आर नॉर्मल, इट्स ओके, फाइन। तो ये यानी कि देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी, ये पूरा एक प्रोसेस है असेसमेंट का, ठीक है, जिसमें जब पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आता है तो उसमें हम उसकी हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकर है। तो उस हिस्ट्री की बुनियाद पे हमें असेसमेंट होती है कि ये जो पेन डिस्क्राइब कर रहा है पेशेंट कि ये पेन मुझे लेफ़्ट साइड पे हो रहा है, जॉज में जा रहा है और बाजू में हो रहा है और एक्सर्शन पे ज़्यादा हो रहा है, तो वो एक टिपिकल हिस्ट्री जब देता है तो फिर हम कहते हैं ईसीजी कराएं। ठीक। ईसीजी अगर नॉर्मल आ जाए, ईसीजी हमें बताती है कि मेजर हार्ट अटैक है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर मेजर हार्ट अटैक हो तो ईसीजी में फ़ौरन विद इन सेकेंड्स हम पिक करते हैं। अगर मेजर हार्ट अटैक हो तो हम उसको फ़ौरन एंजियोग्राफी के लिए भेज देते हैं। अगर ईसीजी नॉर्मल है और हमें फिर भी सस्पिशन है कि नहीं ये हार्ट का मसला हो सकता है, फिर हम दूसरे टेस्ट की तरफ चले जाते हैं जो कि ट्रोपोनिन्स हैं, कुछ ब्लड टेस्ट हैं। वो उसमें माइनर हार्ट अटैक्स हम बड़ा इजीली पिक कर लेते हैं। वो जब वो भी क्लियर आ जाए फिर हम उनको कहते हैं कि नहीं अब मेजर या माइनर हार्ट अटैक्स तो नहीं है, लेकिन हम मजीद अगर इवेल्युएशन करना चाहे तो उसके और नॉन इन्वेजिव टेस्ट हम उसकी तरफ चले जाते हैं। अच्छा, कोई शख्स अगर अपनी ये जानना चाहे कि ईएफ रेशो क्या है, और अक्सर हम देखते हैं घरों में मशीन होती है बीपी चेक करने की, तो उसके नीचे कहीं हार्ट पंपिंग और वो बता रहा होता है डिजिट कि आपका हार्ट ठीक है, एक्यूरेट है, जितना भी साइंस हमें समझ आ रहे होते हैं, वो करेक्ट होता है? जी जी जी, डिजिटल मीटर्स जो हैं ये बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ये 100% सही नहीं बताते। हाँ, उस पे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो उसकी वजह से वो डिजिटल मीटर पे देखने की वजह से परेशान होकर आ जाते हैं। स्पेशली मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब
ये जो कैलिब्रेटेड हैं, अगर दिल की धड़कन नॉर्मल और साइनस हो, साइनस मींस रेगुलर इंटरवल्स पे दिल एक धड़क रहा है, अगर ये थोड़ी सी इरेगुलरिटी हो जाए, फिर वो जो डिजिटल मीटर्स हैं वो उसको पिक नहीं करते। कभी आपका हार्ट रेट बताएंगे 200, कभी वो 30 बताएंगे। जब ये बताएंगे तो जो बेचारा वो चेक कर रहा है उसको, वो एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में चला जाता है, वो डॉक्टर की तरफ चला जाता है। तो वो 100% नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन देखने के लिए वो प्योरली एक कार्डियक अल्ट्रासाउंड हमें करना पड़ता है, जिसको हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। वो अल्ट्रासाउंड है, वो तो कार्डियोलॉजिस्ट ही करते हैं, वो आम सोनोलॉजिस्ट भी नहीं करते। तो उस पर हमें अंदाज़ा होता है कि इनकी इंजेक्शन फ्रैक्शन या दिल की जो पंपिंग पावर है वो कितनी है। सही। अच्छा, किसी शख्स को कैसे पता चल सकता है कि उसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे मौजूद हैं या रेगुलर बेसिस पर उसको कहीं ना कहीं अपना ये चेक इन बैलेंस रखना चाहिए, और कितनी देर बाद ये इजेक्शन फ्रैक्शन जो है हमें जाकर टेस्ट करवा लेनी चाहिए, ताकि आइडिया हो सके कि इस इंसान में मार्जिन है हार्ट अटैक होने का या नहीं है? देखें, इसमें दो डिफरेंट इसको आप कैटेगराइज कर लें। इजेक्शन फ्रैक्शन एक सोली हम इसको एज एन इंडिकेटर नहीं लेते फॉर हैविंग एन हार्ट अटैक। हाँ, आपका जो सवाल का जो पहला हिस्सा है उसका मैं ये जवाब दे देता हूँ कि अगर कोई बंदा असेसमेंट कराना चाहता है कि उसके कितने चांसेस हैं टू हैव एन हार्ट अटैक इन फ्यूचर, तो उस पर डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, ये हर बंदे को देखने चाहिए। एनीबॉडी हु इज़ अबव 30 उसको असेसमेंट करानी चाहिए। उसमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने देखा अपनी प्रैक्टिस में कि जो एक फैक्टर जिसकी वजह से बाकी थोड़े थोड़े फैक्टर्स भी उसमें ऐड ऑन हो जाएं तो हार्ट अटैक की तरफ चला जाता है बंदा, वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी पॉजिटिव है, आपके वालिद वालदा बहन भाइयों को किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो आपको ज़रूर इवैल्यूएशन करनी चाहिए। ठीक है। उस इवैल्यूएशन में हिस्ट्री, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कुछ ब्लड टेस्ट होने चाहिए। ब्लड टेस्ट में हमारे पास कुछ नई चीज़ें हैं, CRP है, एपोलिपोप्रोटीन है, तो ये सारे टेस्ट हमें रिस्क बताते हैं। और कुछ हमारे पास वो सिस्टम्स होते हैं जो हम स्कोरिंग कैलकुलेट करते हैं कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में इस फलां बंदे का हार्ट अटैक होने के चांसेस कितने हैं। तो हम उस स्कोरिंग के बुनियाद पे हम कहते हैं कि अब ये आपको इतने चांसेस हैं, अगर वो चांसेस ज़्यादा हों, वो स्कोर ज़्यादा है, फिर हम कोई नॉन इन्वेजिव टेस्ट जिसमें थीलियम स्कैन, CT एंजियो या एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है, ट्रेडमिल पे हम ECG साथ साथ करते रहते हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हार्ट अटैक के चांसेस हैं नहीं। तो ये इवैल्यूएशन हर वो बंदा जिसकी फैमिली हिस्ट्री है उसकी होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक्सरसाइज की बात की है, बाज़ लोग एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं तो सांस फूल जाता है, या बहुत वॉक कर लेते हैं, दौड़ते हैं तो सांस चढ़ जाता है, इनमें भी कुछ ना कुछ साइंस होते हैं? डेफिनेटली जो हार्ट फेलियर का सबसे जो इम्पोर्टेंट साइन है वो सांस फूलना है, जिसको बहुत दफ़ा मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि इसको दमा है, पुराना दमा है। तो उनको फ़ौरन दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, या लंग्स की वजह से चढ़ रहा है या हार्ट की वजह से चढ़ रहा है। तो सबसे पहला टेस्ट जो होना चाहिए वो एकोकार्डियोग्राफी होना चाहिए कि उसमें हम वही जो आपने पहले जिक्र किया इजेक्शन फ्रैक्शन उसको देखना चाहिए। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है, नॉर्मल होने के बावजूद भी जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये सांस दिल की वजह से चढ़ सकता है, वो डायस्टोलिक फेलियर एक, अब ये मेडिकल टर्म्स हैं मुझे इधर जिक्र करना पड़ेगा, वो डायस्टोलिक फेलियर की वजह से होती हैं। अच्छा। तो वो इवैल्यूएशन ज़रूर होनी चाहिए, लंग्स की होनी चाहिए। ये अगर किसी को एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, तो अगर जॉब इस तरह की है तो उनको चाहिए कि अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपनी जॉब के अंदर ही ढूंढ लें, गाड़ी ज़रा दूर पार्क कर दें, पैदल चलते आएं, स्टेयर्स है लिफ्ट यूज़ ना करें तो एलिवेटर्स उसको यूज़ ना करें, आप स्टेयर्स यूज़ करना शुरू कर दें। अगर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स आप इजीली चढ़ सकते हैं तो ये एक अच्छा साइन है कि यू आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ। सही सही, ज़बरदस्त। अच्छा, डाइट में क्या तब्दीलियां करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम ऑब्वियसली देख रहे हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर आजकल काउंट हो रहा है, हर बीमारी की कहीं ना कहीं जड़ यही है कि हम जी अच्छी खुराक नहीं खा रहे हैं, या जितनी हमें वो चीज़ें चाहिए वो हमारी बॉडी को मिल ही नहीं रही हैं। तो ये क्या क्या गलतियाँ हैं जो हम ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं और डिनर तक और फिर रात में मिडनाइट डील्स तक जाती है बात? बिल्कुल जी, ये तो हमारा एक पाकिस्तानी स्टाइल है, स्पेशली लाहौरी स्टाइल, तो उससे भी हमारा हौलनाक है खाने के मामले में। तो डाइट हम सबको कुछ चीज़ें पता होती हैं लेकिन हम अमल नहीं कर पा रहे होते हैं।
हम सबको पता है कि रेड मीट्स जो हैं, अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक हो चुका है वो तो एक स्ट्रिक्ट डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, उस डाइट पे होना चाहिए। उनको तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो कोई इस तरह की हरकत करें। आम आदमी को भी अपना एक रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए जिसमें लिपिड प्रोफाइल कराएं, अपने चर्बी की मिकदार देखें खून में, और एक्सरसाइज और डाइट के साथ अपना वेट उनको मॉनिटर करना चाहिए कि वेट बढ़ तो नहीं रहा, और उनका एब्डोमिनल फैट, जो सर्कमफ्लेक्स आपका वेस्ट सर्कमफ्लेक्स है उसको नोट करना चाहिए। जो रेड मीट्स हैं उसमें चिकनाई की मिकदार ज़्यादा होती है। सही। हमें अगर प्रोटीन्स की तरफ आना है तो प्रोटीन्स भी हमें कोशिश करनी चाहिए, जो फ्रूट बेस्ड प्रोटीन्स हैं उनकी तरफ जाना चाहिए जो कि बहुत अच्छी हैं। और अगर गोश्त खाने का बहुत ही शौक़ है तो फिश, चिकन जो कि विदाउट स्किन, फ्राइड चीज़ें इस्तेमाल ना करें, एयर फ्रायर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारे जो घी इस्तेमाल, देसी घी इस्तेमाल करने के आफ्टर 30s ये चीज़ें नहीं यूज़ होनी चाहिए। हर चीज़ इस्तेमाल कर सकने की एक प्रॉपर एज है। शुरू में शायद एक चीज़ का फ़ायदा हो जी, विद एडवांसिंग एज वही चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, और बहुत ही हेल्दी डिस्कशन रही है। और नाज़रीन, डाइट जो है वो बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जो गलतियाँ कर रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट से शुरू होते हैं और मिडनाइट डील्स तक हम चिकनाई वाली चीज़ें खा रहे होते हैं, तो अपनी प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और ये ज़रा हाथ हौला रखें खाने पीनों पर, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ रही है। नौजवान नस्ल में हम देख रहे हैं दिल के बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं, तो अपने दिल का ख्याल रखें, दूसरों के दिल का भी ख्याल रखें, क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये भी बहुत वजह बन रही है।